अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शरीफ फैमिली को बिलखुसूस मरियम नवाज़ को एक बड़ा रिलीफ़ मिला है और ये रिलीफ़ ये मिला है कि मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। जो 7 साल की सज़ाएँ नैब कोर्ट्स की जानिब से दी गई थी, उन सज़ाओं को कलअदम करार दे दिया है। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। 6 साल की ये तवील अदालती जंग मुख्तलिफ़ अदालती महाज के ऊपर लड़ी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शुरू हुआ। हमने इस केस को कवर किया। हुआ कुछ यूँ कि सन 2016 में पनामा स्कैंडल आया। दी न्यूज़ जंग ने एक अखबार में ख़बर छापी और उस ख़बर को बुनियाद बनाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना। उस वक्त चीफ जस्टिस थे अनवर ज़हीर जमाली। उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस को सुना, लेकिन फिर दिसंबर में उनकी रिटायरमेंट हो गई और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस आसिफ खान खोसा बने। उन्होंने भी इस केस को सुना और फिर उस केस की समाअत के दौरान जिस तरह से मीडिया ट्रायल होता रहा, जिस तरह से अदालत को सियासी बयानिए कायम करने के लिए, सियासी बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, शायद माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस पर समाअत की और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ ऑब्ज़र्वेशंस दी जाती रहीं। हर रोज़ टिकट्स की बरमार होती थी, अखबारात में सुर्खियाँ छपती थीं। पनामा 1 हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जो आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस थे, यानी जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने बराह रास्त तकरीर की बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया, जबकि दीगर 3 जज साहिबान ने यह कहा कि यह मामला मज़ीद तफ्तीश का है, मज़ीद तहकीक का है और इस मामले के ऊपर मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। इस मामले के ऊपर फिर एक JIT बनाई गई और उस JIT में ISI और MI के नुमाइंदगान को भी शामिल किया गया। ये भी ख़बर सामने आई कि JIT की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फ़ोन करके बाकायदा नाम मांगा कि इन लोगों के नाम होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस JIT को डिफ़ेंड किया और ये कहा कि ये तो चमकते हुए हीरे हैं और हम इन चमकते हुए हीरों से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। फिर उसके बाद JIT में शरीफ फैमिली की पेशियाँ शुरू हुई। मरियम नवाज़, हुसैन नवाज़, नवाज़ शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, इसाक डार, इन सब की पेशियाँ वहाँ पे होना शुरू हुई। और इसी दौरान एक और ख़बर ये सामने आई जब हुसैन नवाज़ की JIT में पेशी के दौरान एक तस्वीर लीक हो गई, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया। और फिर उसके बाद ये भी ख़बरें आईं कि ये JIT दर हकीकत किसी और के कंट्रोल में है। JIT ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में अकामा निकल आया और उस अकामे के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत मांगी तो नवाज़ शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया और उस जवाब में ख्वाजा हारिस का ये मौक़िफ़ था, यानी नवाज़ शरीफ के ज़रिए उन्होंने जवाब जमा कराए गए इस जवाब में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये अकामा इसलिए लिया गया है क्योंकि वो बैरून मुल्क मुकीम थे और बैरून मुल्क में रहने के लिए अकामे की ज़रूरत थी। JIT ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि हुसैन नवाज़ की कंपनी में वालिद जो है वो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। इस पर जब वजाहत मांगी गई तो नवाज़ शरीफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को ये साफ़ अल्फाज में बताया कि अकामा लेने का मकसद सिर्फ़ रिहाइश था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़याली तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा कि हुसैन नवाज़ की कंपनी में नवाज़ शरीफ मुलाजिम थे और वो तनख्वाह के हक़दार थे, लेकिन वो तनख्वाह उन्होंने ली नहीं। लेकिन क्योंकि वो इस तनख्वाह के हक़दार थे और उस हक़दार तनख्वाह को भी जो तनख्वाह लेने के वो मिजाज थे, उस तनख्वाह को उन्हें अपने कागज़ात नामज़दगी में जमा कर ज़ाहिर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इसलिए ये मिस डिक्लेरेशन है और ख़याली तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शायद 28 जुलाई 2017 का वो दिन था जब अवामी वोटों से मुंतखब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया और दीगर
जो इस केस में जो दीगर फ़रीक़ैन थे, मरीम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और इवन नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कहा कि अगर करप्शन के सबूत हैं तो इस मामले के ऊपर रेफरेंसेस फ़ाइल किए जाएं। नैब अदालतों में रेफरेंसेस फ़ाइल हुए। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि जब इस तमाम तर सूरत हाल में जब ये डिस्क्वालिफ़िकेशन हो गई तो फिर सवाल ये उठा कि नाअहली की मियाद क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में फिर ये फ़ैसला दिया कि अगर कोई शख्स आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हो जाए तो उसकी नाअहली की मियाद ताहयात होगी। ताहयात नाअहली का ठप्पा लगा दिया गया। फिर उसके बाद जिस तरह से अदालती फ़ैसलों में हम ये कहें कि शेर व शायरी होती रही, गॉड फादर, सिसिलियन माफिया जैसे अलकाबात से नून लीग को नवाजा गया और फिर उसके बाद पेशियों का दूसरा या तीसरा मरला शुरू हुआ, वो था नैब कोर्ट्स में। नैब कोर्ट्स में ये मामला चला और फिर नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, इसाक डार, इनको भी सज़ाएँ दी गई। नवाज़ शरीफ को 10 साल के लिए कैद में रखने का हुक्म दिया गया। मरीम नवाज़ को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। बाद में एक स्कैंडल भी आया इसी से जुड़ा हुआ और वो था राना शमीम का। ये अलग बात कि राना शमीम अब उस अपने इल्ज़ाम से मुकर गए हैं। साफ़ तौर के ऊपर उन्होंने एक एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट में उन्होंने ये कहा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान में एक दौरे के ऊपर उनके साथ मौजूद थे और वो किसी को हिदायत दे रहे थे कि आम इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। इस सियासी बयानिए का फ़ायदा ये हुआ कि मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बन गए और फिर उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बाहर चले गए, मरीम नवाज़ बाहर चली गई, जेलों में भी रहे और फिर उसके बाद नैब कोर्ट्स में केसेस चलते रहे। दिलचस्प बात यह है कि नैब कोर्ट ने जब नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो उस फ़ैसले में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से जो इल्ज़ामात थे उनसे बरी किया, लेकिन एसिड बियॉन्ड मींस यानी मालूम आमदन से ज़ायद असासे रखने के इल्ज़ामात के ऊपर ये सज़ाएँ सुनाई गई। उन सज़ाओं को मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मुख्तलिफ़ समातें होती रहीं और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस कंक्लूड करके मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। 6 साल की ये अदालती जंग हाई कोर्ट में अब जो है ये ख़त्म हुआ, लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। नैब के पास ये हक़ मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकती है। दूसरी जानिब ये इतलात भी आ रही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने भी अपने वकला को ये हिदायत जारी की हैं कि वो तैयारी करें और नवाज़ शरीफ जो है वो कोर्ट में पेश होना चाहते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ भी वतन वापस आ रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में अब एक रिलीफ़ मिला है शरीफ फैमिली को और अब देखना ये है कि ये मामला मज़ीद अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और ख़ास तौर के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट में नैब अपील फ़ाइल करता है तो फिर बेंच कंपोजिशन क्या होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो पनामा केस सुनने वाले जजेस थे उनमें सिर्फ़ एक जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन मौजूद हैं। बाकी जो जज साहिबान हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा रिटायर हो चुके, जस्टिस गुलजार अहमद रिटायर हो चुके, जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान रिटायर हो चुके और उसके बाद जस्टिस शेख अज़मत सईद भी रिटायर हो चुके हैं। तो ये एक जज जो पनामा केस उस वक्त सुन रहे थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, सिर्फ वो मौजूद हैं। तो अब ये मामला किस तरफ जाता है। मीडिया ट्रायल के ऊपर मैंने बात की कि जिस तरह से इस केस में मीडिया ट्रायल होता रहा, मुख्तलिफ़ ऑब्ज़रवेशन दी जाती रहीं, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। एक मिसाल से इसको यूँ वाज़े किया जा सकता है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था तो उस वक्त के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा के पास के सामने जब बेंच समाअत कर रहा था तो मरीम नवाज़ की जानिब से एक तहरीरी जवाब जमा करवाया गया। उस तहरीरी जवाब जो मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसका नंबर 420 लगाया। अब ये मालूम नहीं कि वो नंबर बाय डिज़ाइन लगाया गया या बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबरिंग चल रही थी उसी की वजह से वो नंबर आ गया। आसिफ सईद खोसा ने
वो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त उठाई, उसका नंबर पढ़ा और ये कहा कि मरीम नवाज़ ने एक हालिया जवाब जमा करवाया है, इसका नंबर 420 है। और फिर उसके बाद फ़ाइल रखी और फिर कमरे अदालत में मौजूद PTI के हिमायती और वो जज साहब खूब कहके लगाते हुए दिखाई दिए। तो अब देखना ये है कि ये अब सूरत हाल अब मज़ीद किस तरफ जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से देखती है। बहरहाल हाई कोर्ट की हद तक अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में नैब इस केस को साबित करने में नाकाम रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने सोचा आपको बता दें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।